हम इतिहास की 12वीं सदी के पन्नों को खोलेंगे तो देखेंगे कि हाथ में तलवार लिए गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान के राज्यों पर धावा बोलता और लूटपाट करता। वो चाहता था कि गजनी सबसे धनी देश बने और हिंदुस्तान की तरह सोने की चिड़िया कहलाए। अब उसकी निगाहें दिल्ली पर टिकी थीं, वही दिल्ली जिसके सिंहासन पर पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे। वे बहुत वीर और युद्ध कला में निपुण योद्धा थे। शब्द भेद तीरंदाजी में तो वे माहिर थे। हमने बड़े से बड़े राज्यों को जीता है, लेकिन जितना खजाना दिल्ली में है उतना कहीं और नहीं। अगर हम दिल्ली के खजाने को लूट लें तो हमारा मुल्क सबसे धनी मुल्क बन जाएगा और सोने की चिड़िया कहलाएगा। सुल्तान, माफी चाहता हूँ, लेकिन दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान युद्ध कौशल में माहिर हैं। उनको पराजित करना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। तो ठीक है, हम भी पृथ्वीराज चौहान की वीरता देखना चाहते हैं। सेनापति, दिल्ली पर हमला करने की तैयारी करो। इधर दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान जो सिंहासन पर विराजमान हैं, उनके कानों तक युद्ध की सूचना पहुंचती है। महाराज की जय हो। अभी अभी सूचना मिली है कि गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी में है। पृथ्वीराज चौहान इतना कमजोर नहीं कि मोहम्मद गौरी जैसे तुच्छ लुटेरे से भयभीत हो जाए। हम राजपूत हैं, राजपूत। हम किसी के आक्रमण से नहीं डरते। करने दो हमला। जोश में गौरी दिल्ली पर हमला बोल देता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजित होता है। अब बंदी बना गौरी पृथ्वीराज चौहान के सामने सिर झुकाए माफी की भीख मांगता है। पृथ्वीराज, मैंने दिल्ली पर आक्रमण करने की जो गुस्ताखी की उसके लिए मुझे माफी दो। कहते हैं कि हिंदुस्तान के सुल्तान दुश्मनों को भी माफ करने का हृदय रखते हैं। तुमने ठीक सुना है। हम निहत्थे पर वार नहीं करते, चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों ना हो। हम तुम्हें भी माफ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि दोबारा आंख उठाकर भी भारतवर्ष की तरफ नहीं देखोगे। खुदा की कसम सुल्तान, खुदा की कसम, मैं भारत को कभी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। महाराज, वैसे तो मैं राजकवि हूं, फिर भी मुझे लगता है कि गौरी को क्षमा नहीं बल्कि मृत्यु दंड देना चाहिए। मृत्यु दंड। चंद्र बरदाई, आप राजकवि के साथ साथ हमारे मित्र भी हैं। हम आपके सुझाव का सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी गलती सुधारने के लिए हर किसी को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। इस तरह क्षमा दान पाकर मोहम्मद गौरी गजनी वापस लौट आता है, लेकिन वो अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो दिल्ली के खजाने को पाने के लिए षड्यंत्र पर षड्यंत्र रचता रहता है। पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या करने वाले सिर्फ मोहम्मद गौरी जैसे विदेशी मुल्क के सुल्तान ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के राज्यों के सम्राट भी थे। कन्नौज के राजा जयचंद
पृथ्वीराज की ख्याति देखकर उनसे ईर्ष्या करते और उनका अपमान करने का अवसर ढूंढते रहते थे। हम चाहते हैं कि हम अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन करें। उस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर भारत के सभी सम्राटों को निमंत्रण दिया जाए। जब संयोगिता को इस बारे में पता चलता है तो वे अपने पिता के पास जाती हैं। पिताश्री, मैं दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान को अपना वर मान चुकी हूँ, अतः उन्हें स्वयंवर में आमंत्रित करना होगा। असंभव, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं अपने शत्रु के साथ तुम्हारा विवाह कभी स्वीकार नहीं करूंगा। पिता से अस्वीकृति मिलने पर संयोगिता ने गुप्तवश सखी के पति के हाथों पृथ्वीराज चौहान को प्रेम प्रस्ताव के साथ स्वयंवर में आने का निमंत्रण पत्र भिजवा दिया। महाराज की जय हो। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता ने अपने स्वयंवर हेतु आपको निमंत्रण पत्र भेजा है। जाकर राजकुमारी संयोगिता को सूचित कर दो कि हम अवश्य आएंगे। इधर स्वयंवर की धूमधाम से तैयारी हो रही है। इस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान का एक पुतला बनाकर द्वार पर खड़ा कर दो, ताकि सब जान सकें कि पृथ्वीराज चौहान हमारा द्वारपाल है। महाराज, अभी अभी सूचना मिली है कि आपके अपमान के उद्देश्य से जयचंद ने आपका पुतला बनवाकर द्वारपाल के रूप में लगवाया है। हम इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर में हम अवश्य जाएंगे। आज कन्नौज के राजमहल में संयोगिता का स्वयंवर है। हिंदुस्तान के कई सम्राट उपस्थित हैं। संयोगिता जयमाला के लिए सभी सम्राटों को अस्वीकार कर आगे बढ़ती हैं और पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को देखकर रुक जाती हैं। ये प्रतिमा तो मेरे पृथ्वीराज चौहान की है, जिन्हें मैं अपने वर के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। संयोगिता ने मेरी प्रतिमा को जयमाला पहनाई, अतः ये मेरी पत्नी हुई। इस अधिकार से मैं इन्हें ले जा रहा हूं। यदि किसी सम्राट में साहस हो तो मुझे रोक ले। पृथ्वीराज चौहान ने भरी सभा में हमारा अपमान करके अच्छा नहीं किया। इस अपमान का बदला हम बड़ी से बड़ी कीमत चुकाकर भी लेंगे। क्षमा करें महाराज, लेकिन हम अकेले पृथ्वीराज चौहान का सामना नहीं कर सकते। एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी सहायता कर सकता है। वो है गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी। मैं गौरी के साथ संधि कर पृथ्वीराज चौहान को नष्ट कर दूंगा और दिल्ली का शासक बन जाऊंगा। मंत्री जी, शीघ्र ही हमारा संधि का प्रस्ताव गौरी तक पहुंचाइए। संधि प्रस्ताव लेकर जयचंद का दूत गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी के पास जाता है। सुल्तान, कन्नौज के महाराज जयचंद आपकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। आप पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करें। हमारी सेना आपके साथ है, सारी दौलत आपकी होगी और दिल्ली का सिंहासन महाराज जयचंद का। सम्राट जयचंद से कहना कि उनका प्रस्ताव हमें मंजूर है। वो दिल्ली कूच की तैयारी करें। चाहे कोई कितना ही बलवान क्यों ना हो, फूट इंसान को कमजोर बना देती है।
इनकी आपसी फूट का मैं पूरा फायदा उठाऊंगा। पृथ्वीराज को पराजित कर दिल्ली की सारी दौलत मेरी हो जाएगी, मेरी। अब गजनी सोने की चिड़िया कहलाएगा। अत्यंत विशाल सेना के साथ जयचंद और गौरी मिलकर दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं। उनकी विशाल सेना ऐसे लग रही थी मानो वो दिल्ली को निगल जाएगी। महाराज, सूचना मिली है कि कन्नौज के राजा जयचंद से संधि कर गौरी ने दिल्ली पर हमला बोल दिया है। क्या? जयचंद ने गौरी से संधि कर ली? हम बाहर के दुश्मन को तो एक बार माफ कर सकते हैं, लेकिन देशद्रोही को नहीं। सैनिकों, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मोहम्मद गौरी, हमने अपना वचन निभाया। अब तुम भी हमें दिल्ली का शासक बनाकर अपना वचन पूरा करो। जयचंद, तुम्हारी सहायता के बिना तो पृथ्वीराज चौहान को हराना संभव ही नहीं था। तुम्हें तो जरूर इनाम दिया जाएगा। सैनिकों, इस गद्दार जयचंद को बंदी बना लो। गौरी, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें यह विजय मेरी वजह से मिली है। तुम इस तरह मुझे धोखा नहीं दे सकते। जयचंद, मुझे यह विजय तुम्हारी आपसी फूट से मिली है, समझे?
जो अपने मुल्क से गद्दारी कर सकता है वो हमारे साथ भी गद्दारी करने से पीछे नहीं हटेगा। सैनिकों, इसकी गर्दन काटकर बीच चौराहे पर लटका दो और लिखकर टांग दो, गद्दार जयचंद। गौरी जयचंद को चौराहे के बीच मरवा देता है और दिल्ली की सारी दौलत हड़प कर पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी लौट जाता है। दिल्ली का सम्राट पृथ्वीराज चौहान आज हमारे सामने जंजीरों में जकड़ा बंदी बनकर खड़ा है। पृथ्वीराज, मैं भी तुम्हें माफ कर सकता हूं यदि तुम मेरे गुलाम बनकर रहो। मैं पृथ्वीराज चौहान हूं। गुलाम बनकर रहने से तो अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। दुष्ट, तू बंदी बना खड़ा है फिर भी हमें आंखें दिखाता है। अपनी ये घूरती निगाहों को नीचे कर। गौरी, क्या तू जानता नहीं कि हम एक राजपूत हैं और एक राजपूत की आंखें मौत के बाद ही नीचे होती हैं। सैनिकों, जिन आंखों से ये हमें घूर रहा है उन आंखों को गरम सलाखों से फोड़ दो। हम इसे इतनी आसानी से मृत्यु दंड नहीं देंगे। इसे बंदी गृह में डाल दो। इधर दिल्ली में पृथ्वीराज के राजकवि चंद बरदाई अपने सम्राट की दुख भरी खबर सुनकर चिंतित होते हैं। मैं अपने मित्र को मरने नहीं दूंगा। मैं उनकी जीवन रक्षा के लिए गजनी जाऊंगा। मोहम्मद गौरी, तुमने सम्राट पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनकी आंखें फोड़ दी। क्या तुम भूल गए कि इसी पृथ्वीराज ने तुम्हें 16 बार माफी की भीख दी थी? भीख। सैनिकों, बंदी बनाकर इसे भी इसके मित्र के साथ बंदी गृह में डाल दो। मित्र, मैंने जीवन में गौरी को 16 बार माफ करके गलती की। मुझे अभी भी यदि एक अवसर मिल जाए तो मोहम्मद गौरी का वध कर दूं। सुना है सुल्तान तीरंदाजी के खेल का आयोजन करा रहे हैं जिसमें अनेक धनुर्धारी हिस्सा लेंगे। मित्र, सुना आपने? गौरी ने तीरंदाजी खेल का आयोजन किया है जिसमें आप भी हिस्सा लेकर शब्दभेद धनुर्विद्या से गौरी का वध कर सकते हैं। हमें यह अच्छा मौका छोड़ना नहीं चाहिए। चंद्रबरदाई, क्या तुम भूल गए हो कि हमारी आंखें फोड़ दी गई हैं? अतः ऐसे में तीरंदाजी कैसे संभव है? महाराज, आप बस देखते जाइए। सिपाही, हम सुल्तान से तीरंदाजी खेल के सिलसिले में कुछ कहना चाहते हैं। मेरा यह संदेश शीघ्र सुल्तान तक पहुंचाओ। गौरी की अनुमति पाकर चंद बरदाई को दरबार में पेश किया जाता है। सुल्तान, आपने जो तीरंदाजी के खेल का आयोजन किया है उसमें मेरे मित्र पृथ्वीराज चौहान भी हिस्सा लेना चाहते हैं। क्या एक अंधा तीरंदाजी करेगा? आपने पृथ्वीराज का यह करतब देखा ही कहां है? आंखें ना होने के बाद भी वे अच्छा निशाना लगा सकते हैं, आवाज सुनकर तीर चला सकते हैं। असंभव, असंभव। आप अवसर देकर स्वयं देख लीजिए। ठीक है, उसकी मौत से पहले उसका ये हुनर भी देख लेंगे। और यदि पृथ्वीराज चौहान का निशाना चूक गया तो उसके साथ तुम्हें भी मौत की सजा मिलेगी। समझे? मुझे मंजूर है। गौरी को परास्त करने का आपको एक सुनहरा अवसर मिला है। आप शब्दभेद कला में निपुण हैं। इस खेल में आप तवे पर बाण न चलाकर गौरी पर बाण चला देना। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि गौरी कहां बैठा है? दोहे के द्वारा मैं बताऊंगा कि गौरी कहां बैठा है
और आप मेरे शब्दों के आधार पर गौरी पर तीर चला देना। इस तरह योजना बनाकर पृथ्वीराज के साथ चंद्रबरदाई तीरंदाजी के खेल में उपस्थित होते हैं। सुल्तान, तवे से निकली आवाज सुनकर पृथ्वीराज उस तवे पर तीर चलाएंगे, लेकिन सुल्तान आपको 3 बार हुक्म देना होगा, तभी मेरे मित्र तीर चलाएंगे। तीर चलाओ पृथ्वीराज चौहान। हे पृथ्वीराज, कमान बांध, है अंतिम अवसर यही, एक बाण से लक्ष्य बेध कर मत चूके चौहान। 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। लगाओ निशाना, निशाना साधो पृथ्वीराज। गौरी की आवाज तथा दोहा सुनकर पृथ्वीराज गौरी पर तीर चला देते हैं। मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया चंद्रबरदाई, मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया। गुलामी से अच्छा तो मृत्यु लोक है। दुश्मनों के हाथों मरना पृथ्वीराज चौहान की शान के खिलाफ है। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने योजना बनाई थी कि गौरी को मारने के बाद अपने स्वाभिमान की रक्षा हेतु हम अपने प्राण त्याग देंगे। अतः दोनों ने एक दूसरे का वध कर दिया।